हरिओम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को। एनवायरनमेंट की एक और क्लास में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे थे। आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये कल हमारा जो कहीं थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था, उसके लिए बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा लिया गया है। आप इसको रीड कर लीजिएगा। कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम उस पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। ये एजेंडा क्या होता है, कल ये भी बात एक आ रही थी। एजेंडा 21 क्या है, ये भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। एजेंडे का मीन्स होता है जब कोई संस्था बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी कोई बनती है, उसके जो लोग रहते हैं वो किसी मुद्दे या विषय पे लेके कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो उस विषय को लेकर वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसमें काम क्या क्या किया जाना है। तो जो जो काम किए जाने रहते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसी को एजेंडा कहते हैं। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस को नाम दिया गया था एजेंडा 21। इसमें जो जो काम है, क्या क्या होना है, उसकी ये पूरी लिस्ट भी है। आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए इसकी, क्योंकि आजकल जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है, पहले स्टार्टिंग में किसी भी सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे डीप क्वेश्चन आने लगते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आने लगते हैं। तो अगर और थोड़ा सा आप पढ़ना चाहें तो इसको आप रीड कर सकते हैं, एजेंडा 21 को भी। सारे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक चीजें बस कि कितने हैं, कितने नंबर्स दिए गए हैं, क्या क्या इसमें होता है, ये आप थोड़ा सा इसमें पढ़ सकते हैं। एक ये चीजें आप जरूर मतलब ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस, कि जब एजेंडा 21 को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसकी कितने रिव्यूज हुए हैं, कितनी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे इनके नंबर्स आप काउंट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब तक कितने उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट आ चुके हैं। 2016 में पहली आई और उसके बाद से यहाँ तक 2020 तक 9 है ये इसको देख लीजिए। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको इसकी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है। और भी, या कई बार भाई सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। आपको कल भी बताया था कि खुद एग्जामिनर बन के देखिए कि क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। अपने दिमाग के घोड़े चारों दिशाओं में दौड़ाइए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बना बना के देखिए। खुद से जितने क्वेश्चन बना सकते हैं उतना ही आपका फायदा रहेगा। तो यहाँ से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके और डिटेल में इनको देख सकते हैं कि पहली रिपोर्ट में क्या आया सामने, दूसरी में क्या आया, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आप ले सकते हैं इसका। अब हमारे टॉपिक पर हम आते हैं आज के, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोजेनिक का क्या मीनिंग मैंने बताया था जब सिलेबस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, किसी को याद है? माइक ओपन करके बताइए अगर याद है तो। नहीं है यार तो मैम शायद नजाती है। निर्जातीय ट्रांसलेशन है उसका, और उसका सरल अर्थ है मानवीय जो भी गतिविधियां हैं, मानव जो भी कर रहा है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही हमारा टॉपिक है। दूसरा, अब ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मानव पर्यावरण समव्यवहार, इसको हम कहाँ से देखेंगे? बहुत पीछे जाकर हम शुरुआत से देखेंगे इसको, कि एक जमाना था, एक युग था जहां पे क्या करता था, शिकार करता था मानव। मनुष्य कैसा था? शिकारी था।
जीव जंतुओं को मारता था, खाता था, और वो भी उसने बहुत बाद में सीखा मारना। तो नहीं सॉरी, पहले मार मार के ही खाता था, पेट भरने के लिए कुछ उसे पता नहीं था, यानी उसे विवेक ज्ञान नहीं था कि अच्छा खाना पका के भी खाया जा सकता है, साग भाजी भी खाई जा सकती है। उसे जो समझ में आता था वो कर लेता था। तो ये कैसा था रिलेशन इन दोनों के बीच में, एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच? इस समय रिलेशन किस टाइप के थे? आ, इसका रोल तो था कारक का। कारक मतलब क्या होता है? फैक्टर। एक बस जैसे और दूसरी चीजें होती है एनवायरनमेंट में, ये भी वैसे ही है। भौतिक मानक, इसको फिजिकल मैन कहा गया। क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं कि अच्छा मैं ये ऐसा ऐसा कर लूं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। समझदारी कोई नहीं थी, बस और चीजें जैसी रहती हैं, पेड़ पौधे पत्ते, वैसे ये भी था। कुछ अलग से अपना एफर्ट नहीं डाल रहा था ये। तो इसको क्या कहा गया? बस एक फिजिकल मैन कहा गया, इसको फिजिकल बॉडी की तरह ही बस था ये। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसने क्या किया? पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशुपालन काल कहलाया। पशुपालन क्यों करने लगा? धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से समझ में आया उसको, देखने से ही, कि अच्छा पशुओं को पाल लेते हैं तो पशुओं का हमको दूध मिलने लगेगा, या पशु खेती के काम आने लगेंगे। खेती बहुत बाद में समझ में आई उसको, जब कहीं खाया उसने, कुछ फल खाया और उसके बीज गिरे मिट्टी में, वहां से वो पानी भी पड़ने के बाद में क्या हुआ, वहां से पौधा नया आ गया। तो इससे उसको लगा कि अच्छा ऐसे मैं उगा भी सकता हूँ। तो यहाँ से उसके खेती की कंसेप्ट आने लगी। तो यहाँ पे अलग अलग उसका रोल भी चेंज होता गया। यहाँ पे अब वो क्या करने लगा? पशुपालन, यानी सबको भगवान ने तो स्वतंत्रता दी थी, फ्री घूमते थे सब, लेकिन इसने क्या करा? अब इसका माइंड चलने लगा, तो इसने जो एक नेचुरल फिनोमिना था, प्रोसेस होती थी, उसको इसने चेंज कर दिया कि जो आजाद घूमते थे पशु उनको इसने बांधना शुरू कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? मॉडिफाइड जो बनी बनाई चीजें थी उसमें इसने क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन कर दिया, रूपांतर करता ये यहाँ पर हो गया, मॉडिफायर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलने लगे? अभी पालने लगा, तो इसलिए इसको बोला गया सोशल मैन। सामाजिक रूप से ये जीने लगा, सोशल लाइफ जीने लगा, झुंड में रहने लगे, ग्रुप बना के रहने लगे। फिर आ गया कृषि का आरंभ, यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी उसने उसके बाद। अब ये चेंज मेकर हो गया। अब इसके मतलब और ज्यादा, अब इसने क्या करा? कृषि करने लगा, मतलब कहीं ना कहीं एक्सचेंज वाली भी धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि आप मुझे ये चीज दो, मैं आपको ये दूंगा। यहीं से क्या हो गया? ये कहलाने लगा, फिर इकोनॉमिक मैन कहलाने लगा यहाँ पर। इसके बाद इकोनॉमिक से आ गया वो टेक्नोलॉजी ईरा स्टार्ट हो गया, और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं अर्थ यानी पैसा आने लगा। तो पैसा आने लगा तो धीरे धीरे हम खुद आज भी देख रहे हैं ना, सब कैसे होते हैं, इनोवेशन से होती है सारी चीजें, नए नए आविष्कार। मनुष्य खोज निरंतर करता रहता है। आप रिसर्च भी पढ़ रहे हैं अभी आजकल, तो रिसर्च भी कहाँ से स्टार्ट हुई? खोज शब्द से आया। अलग अलग टाइप से, या तो मनुष्य के दिमाग में कोई क्वेश्चन उठे, क्वेश्चन आया तो फिर वो उस पर काम करना स्टार्ट करता है, अच्छा ये कैसे हुआ होगा। और या फिर जो ऑब्जर्वेशन, सामने कुछ घटना घटित हो रही है और उसको हमने देख लिया, तो वो नई चीज पहली बार जिसने देखी उसने उसकी क्या कर दी? खोज कर दी, उसकी डिस्कवरी कर दी। तो ऐसे आर्थिक मानव से अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, खोजी दिमाग का, सोचने समझने की शक्ति का, विवेक ज्ञान का प्रयोग करते करते ये क्या बन गया? प्रौद्योगिकी काल आ गया, टेक्नोलॉजी ईरा आ गया, और ये क्या बन गया? टेक्निकल मैन बन गया, टेक्नोलॉजी मैन बन गया। ऐसे ये आ, इसका यहाँ पे रिलेशन की जगह हम यहाँ पे इसको उसका रोल भी कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे इसका जो मानव का है रोल क्या रहा, अलग अलग टाइम पर एनवायरनमेंट के सापेक्ष संबंध में उसका रोल क्या रहा और उसको क्या कहा गया।
अब हम देखेंगे कि जो पर्यावरण है उस पर मानवीय प्रभाव, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव यानी जो मानव जो भी कर रहा है उसका पर्यावरण पर, और पर्यावरण में जो हो रहा है उसका मानव पर, ये दोनों के इफेक्ट तो एक दूसरे पर पड़ते ही है ना। तो अभी हम पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव देख रहे हैं, क्या हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से उपभोग, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, नेचर ने जो हमको दिए हैं, जैसे प्राकृतिक रिसोर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी बताइए। मैम जैसे वुड, फ्रूट्स, वाटर हाँ, और ये सब प्राकृतिक में आ जाएंगे, जो हम कंज्यूम करते हैं, जिन चीजों से हम जीवित हैं, जिंदा रहने के लिए जो जो हमको रिसोर्स लगते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। बाकी तो हमने अपनी लग्जरी लाइफ के लिए बना लिए हैं, वो मेन मेड में आ जाते हैं। जो कुदरत ने, नेचर ने हमको दिए हैं वो सब लाइफ को बचाए रखने के लिए जरूरी है, बेसिक नीड है उनकी। और हम क्या कर रहे हैं, उनका अंधाधुन प्रयोग कर रहे हैं तीव्रता से, और उनको धीरे धीरे क्या करते चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं। ये पूरा ऐसा भरा हुआ था और हमने इसको खाली कर दिया पूरा। तो अब यहाँ नीचे इतना इतना सा बचा हुआ है, तो अब जो थोड़ा बहुत बचा रह गया है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए गए हैं कि जो इतना थोड़ा सा बचा रह गया वो हम ऐसे यूज करें कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी यूज कर सकें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में खाना बनता है तो क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा बन जाता है और हम क्या करते हैं, उठा के उसको फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं कई लोग। जबकि उसको क्या किया जा सकता है, जो पशु है कोई, उनको खाने को दिया जा सकता है। तो ऐसा ही है कि ये जरूरी, मतलब सिर्फ ये कारण नहीं कि हम इनको यूज कर रहे हैं, हमारी नीड इतनी है हम पूरा उनको कंज्यूम कर ले रहे हैं। जैसे अभी 12 नंबर का हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम प्रोडक्शन करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, इनबैलेंस प्रोडक्शन हो रहा था, जितनी जरूरत नहीं है हमने यहाँ से निकाल तो लिया, माइन से हमने किसी भी मिनरल को निकाल तो लिया, अब उसकी जरूरत नहीं थी फिर भी हमने उसको निकाल लिया और उससे फिर प्रोडक्शन भी कर लिया हमने, कुछ दूसरे आइटम्स भी बना लिए हमने। अब वो आइटम्स बना लिए, उनकी कंज्यूम उनका हुआ नहीं, तो क्या हो गया, ये यहाँ से तो निकल गया, वेस्ट हो गया। जो उसका उसने नेचुरल जो एक स्ट्रक्चर था, नेचुरल जो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सब भी उसने खो दिए, वो भी उसमें नहीं बचे। अब ये क्या है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है कि इस एक्सपायरी डेट तक अगर इसको यूज नहीं किया गया तो ये क्या होगा, एक वेस्ट बचेगा, उसके अलावा ये कुछ नहीं बचेगा। तो हमेशा जरूरत के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, ये जरूरी नहीं जितनी जरूरत है उतना ही हो रहा है, पूरा खत्म हो, मतलब जितना हमको चाहिए हमने उतना लिया और खत्म कर दिया, उससे ये रिसोर्स खत्म नहीं हो रहा है। ये कई बार अनावश्यक रूप से भी हम मतलब अपने नाम से हमने ले लिया और फेंक दिया उसको, कुल मिला के बिल्कुल खाने की तरह कि एक्स्ट्रा खाना बचा और फेंक दिया हमने, जरूरत से ज्यादा बनाकर। तो उन चीजों से हम बचत कर सकते हैं, इनका अंधाधुंध प्रयोग हम ऐसे रोक सकते हैं। जरूरत है जितनी उतना तो लगेगा ही ना, उस उसको तो नहीं छोड़ सकते हम, जरूरत को तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इसीलिए लाए हैं कि हम जो बेकार में फेंक देते हैं बिना मतलब के, हम सोचते हैं कि इतना लग जाएगा, लग नहीं रहा है और वो फेंक दिया हमने, उस चीज को रोकने के लिए। दूसरा क्या आ रहे हैं यहाँ पे, वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन। लगातार हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, पेड़ कटने से पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर पेड़ कटते जा रहे हैं तो मृदा कैसी हो रही है, निम्नीकरण, उसकी पकड़ छूट रही है मृदा की। तो क्या हो रहा है, अगर पानी गिरता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो उसके साथ वो पूरी बह जाती है। तो एक दुष्प्रभाव ये भी है। फिर क्या हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है,
पेड़ कट गए हैं तो पेड़ों के ऊपर जितने अलग अलग टाइप के जीव जंतु रहते थे वो नहीं हो रहा है। हम कई बार सुनते हैं कि अलग अलग जगह से जो पक्षी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, होते हैं साइबेरियन पक्षी आते हैं हमारे यहाँ पर। प्रवासी पक्षी। हाँ, बहुत सारे। तो जब उनको वैसा क्लाइमेट नहीं मिलेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आना छोड़ देंगे, मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, ऋतुएं जैसा कि अभी हो चुका है कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है। अभी तक कितनी तेज मतलब ह्यूमिडिटी चल रही है। तो ये सारी चीजें किस कारण से हो रही हैं? जो मानव की एक्टिविटीज है, मनुष्य की जो वर्तमान एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा वो पर्यावरण के एडॉप्टेबल नहीं है, पर्यावरण के विपरीत जा रही हैं। इसके बाद जो एक बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट जिसको कहा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है विभिन्न प्रकार के, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कचरा उनका निकलेगा और उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन पूरे एनवायरनमेंट में फैलेगा। इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब निम्नीकरण, नीचे की तरफ जा रहा है। अवनयन का मतलब होता है गिरावट, नीचे की तरफ जाना, अच्छी से क्वालिटी से खराब, पर्यावरण पूरा खराब होता जा रहा है। इतना क्लियर है सभी को? जी मैम। अब नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख मानव गतिविधियां क्या क्या है। सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि इनमें से है और इनमें से नहीं है। माइनिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्न यानी आधुनिकीकरण, अच्छा मॉडर्न एग्रीकल्चर, ये अलग अलग हो गए दोनों, ये एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर यानी आधुनिक कृषि। हम आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए बहुत सारे कीटनाशक रसायन अलग अलग टाइप के डालते हैं। ये सब जो दूसरे वहां पे जैसे खेत में जितने भी दूसरी स्पीसीज होती हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। उनकी पूरी एक जो फूड चेन होती है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। चूहे को कौन खाता है? चूहे को कौन खाता है बताइए? स्नैक, सांप। स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन ले जाता है? चील। ईगल। चील ले जाती है। और चूहा क्या खाता है खुद? खेत में मैम फसलें अनाज वो खाता है। खाता है, खेत में फसलें जो खेत होती है वो हो खाता ना, है। खेत में जो भी फसल हो रही वो खा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे कीटनाशक डाल दिया, रसायन डाल दिया, इसको चूहे ने खा लिया, चूहे को इसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, स्नेक को खा लिया चील ने। ये सब क्या होगा, एक के बाद एक सब चले जाएंगे। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी इससे। इस तरह से हमारी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली। फिर शहरीकरण, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है बताइए कोई आप ही में से, पूरे अर्बनाइजेशन कैसे? जंगल को मैम काट दिया जा रहा है। जो शहर के हाँ। आसपास जंगल से मैम उसको काट दिया जा रहा है, और जो खेत हैं उनको पूरी तरह से मैम नष्ट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इससे वेरी मैम गुड। प्रभावित होता जा रहा है। ऐसे ये जंगलों की यानी वनों की वनीकरण का क्या हो रहा है, कमी आ रही है। इससे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे कर रही है इफेक्ट? एरोसॉल मैम का नाम सुना है आपने? सीएफसी का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जी सब मैम, जी क्या मैम। है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो देन है ये। हम ज्यादा से ज्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जिससे ये ऐसे हार्मफुल जो भी तत्व हैं वो निकल रहे हैं, वातावरण में जा रहे हैं, वायुमंडल में जा रहे हैं और उनको इफेक्ट कर रहे हैं, और कहीं फिर ये लौट की चीजें हम हमारे लिए हार्मफुल हो रही हैं। उससे क्या हो जाता है, ओजोन छेद में, ओजोन लेयर में छेद होता है, और ओजोन लेयर में छेद होने से यूवी रेज आती हैं, पृथ्वी पर आ जाती हैं और हमको स्किन कैंसर दे देती हैं। ये सबको क्लियर है ना ये वाली चीज? तो
स्कूल टाइम जी से हम मैम पढ़ जी। रहे हैं। तो ऐसे करके ये सारे चीजें, अब ये क्या है, इससे देखो मतलब इसने ये जो थ्योरी अभी चल रही है ना, इसमें आपको लग रहा होगा इससे क्या क्वेश्चन आएगा, इससे सीधे क्वेश्चन ना आए। इस ये थ्योरी जो है वो आपको हेल्प करेगी टेक्निकल क्वेश्चन को कैप्चर करने में, कि कैसे वो क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मैम ये जो आपको कंडीशन, मॉडर्न है तो इसमें मैम क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दे दिया है, एग्रीकल्चर भी दिया है, तो मॉडर्न और एग्रीकल्चर तो अलग अलग है। नहीं, ये एक साथ है, अभी बताया ना, ये दोनों एक साथ है ये। ओके। मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये। यहाँ देखिए ना हिंदी वाले में, वो लिखते समय गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग एरर है वो। ओके मैम। हम्म। अब आते हैं हम पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव के परिणाम क्या हो रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फर्दर इंक्रीज द पुअर्टी ऑफ पुअर विलेजेस। पर्यावरण का जो निम्नीकरण हो रहा है, गिरावट उसमें आ रही है, उसके परिणाम स्वरूप निर्धन ग्रामीणों की गरीबी में और वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है बताइए। आपने देखा होगा कुछ जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल ट्राइब्स होते हैं ना, जंगलों में जो रहती हैं प्रजातियां, जनजातियां, वो लोग क्या करते हैं, औषधियों का काम, औषधियों के जानकार होते हैं वो। औषधियां ही वो क्या करते हैं, यहाँ वहां जा जा के सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। कभी देखे होंगे आपने, कैंप टेंट जी लगा के मैम। कई लोग बेचते हैं ना। तो ये भी जी उनका मैम। एक क्या है, ये उनका एक आजीविका का साधन भी है। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनका एक तो वो चला गया, प्लस औषधियों के साथ साथ वो दूसरी चीजों के भी वहां, जैसे जीव जंतुओं का भी होता है, पालते हैं और क्या करते हैं फिर बेच देते हैं अलग अलग कारणों से। तो एक आजीविका का साधन वो भी उनका रहता है। तो कई तरह से उनके जो है आजीविका मतलब प्रोफेशन उनका जो है, जिससे वो धन अर्जित करते हैं, रोजगार उनका वन के ऊपर ही निर्भर होता है। लेकिन अगर वन समाप्त हो गए तो वो आजीविका उनकी चली गई। फिर अगर वनों के अलावा जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, तो शहरीकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है, शहरीकरण के फलस्वरूप सारे उनके जो ग्रामीणों के जो खुद के पेशे रहते हैं, कोई कोई मोची है उसका जानकार है, कोई मालिश करने वाला है उसका जानकार है, तो गांव में ये ज्यादा चीजें चलती है। लेकिन शहर में फिर इन चीजों पे भरोसा नहीं करते, सब कहाँ दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीढ़ी वाला हुनर है वो भी समाप्त हो जाता है। उससे जो थोड़ा बहुत उनकी इनकम होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सही है ये या नहीं है सही, मतलब सहमत है आप लोग इससे, सही है मैम। जी है ना। मैम। तो ऐसे करके इसको इफेक्ट कर रही है ये चीजें। और फिर वनोन्मूलन तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है, पर्यावरण अवनयन की समस्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वन पर्यावरण संतुलन के प्रमुख तत्व होते हैं। हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल, इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनकी खपत बढ़ती जा रही है। और ये कैसे, हमको पता है कि एक बार यूज होंगे और खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएगा। एक बोतल पेट्रोल हमने गाड़ी में डाला और उसको जलने के बाद वो खत्म हो गया, दोबारा वो हमको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमने जो क्लीन एनर्जी की एक बात की है, और कैसी एनर्जी जो लंबे समय तक चले, स्वच्छ हो, प्रदूषण रहित हो, उसके लिए हम ऐसे वैकल्पिक सोर्सेस पे जा रहे हैं, अल्टरनेट सोर्सेस पे जा रहे हैं जो हमको पर्यावरण को बचाए रखने में मदद करे, पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो, एडॉप्टेबल हो, उसके अनुकूल हो। जैसे सोलर एनर्जी, और या फिर सीएनजी गैसेस आ रही हैं, या दूसरी ऐसी आ रही है, कॉम्पैक्ट गैस आ रही हैं, दूसरी ऐसी गैसेस आ रही हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। फ्यूल वन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। क्लियर है इतना।
आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ, बता दिया कीजिए, बीच में पता नहीं चलता है कि क्लास चल रही है, आप लोग बैठे हुए हैं। अब इस साइकिल से देखेंगे हम एक एक दूसरे से चीजें कैसे कनेक्ट हैं, औद्योगिकीकरण का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, बढ़ी हुई उपभोग आवश्यकता, वो जो 12 नंबर का है, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा हमको। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा माइन में से क्या करना पड़ेगा, चीजों को निकालना पड़ेगा माइंस में से, खदानों में से ज्यादा हमको मिनरल्स या जो भी प्रोडक्शन की चीजें हैं वो निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद इनका क्या होगा, समाप्त जल्दी हो जाएंगी ये चीजें, तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जल्दी खत्म होने का खतरा रहेगा, आने वाली पीढ़ियों तक बचेंगी नहीं चीजें। ऐसी ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट है। फिर क्या है, उद्योग जनित प्रदूषण, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे हम देखते हैं, यहाँ पे एक मंडीदीप है भोपाल के पास में, भोपाल एमपी में, सुना होगा आप लोगों ने, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, और वहां पे बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती हैं जिनसे निरंतर क्या होता है, धुआं निकलता रहता है। तो वो धुआं कहाँ जाता है, सीधा एनवायरमेंट में जाता है। और दिल्ली में हम देख रहे हैं, दिल्ली में तो दिल्ली का तो मतलब एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है, दिल्ली राजधानी है, लेकिन उसका जो बहुत भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल जो उसका एरिया है बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें तो जरा सा भी धुआं होता है तो पूरे में नजर आ जाता है। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हर साल देखने में वहां पर मिलता है। बहुत संघर्ष में है दिल्ली, हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें। अभी बारिश में भी देखा हमने हाल दिल्ली के कैसे थे, हर जगह पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। और यमुना जी के हाल क्या है वो भी सबने देखे, हमने देखे, एकदम काली हो रही है, जैसे कृष्ण जी के जमाने में थी कि वो कालिया नाग जो था उसने जो ऐसी काली कर रखी थी यमुना जी को, वैसा ही अभी समय है दिल्ली का, दिल्ली में यमुना जी का हाल देखा है ना आप लोगों ने, आते जाते कभी ना कभी सबने देखा जी होगा। मैम, जी मैम, लगता है फिर तो से कालिया नाग आ गया मैम। हाँ एग्जैक्ट, तो ये किसके परिणाम स्वरूप है, उद्योग जनित प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ही तो है ये। और बहुत सारे आप अंदाजे, मतलब ये ऐसी कॉमन चीज है आप खुद गैस कर सकते हैं, आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको अपने आप सारे कारण नजर आएंगे कि इस, और सारी चीजें रहेंगी समझ में कि इससे क्या कैसे कैसे प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। विषैली गैसें निकलती हैं, विषैली गैसें हमारी श्वास के द्वारा फिर हमारे अंदर जाती हैं और कई तरह के रोग हमारे अंदर पैदा करते हैं। अब एक ये मतलब उसमें सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ है, चूंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने इसको लिया है, इको मार्क। बाई चांस पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्या है इको मार्क? इको मार्क एक सर्टिफिकेट है, किस बात का, उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट के फेवरेबल हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को और मोटिवेट करने के लिए, ऐसे प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनको। और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ है और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए है, ये भी इसमें ध्यान रखना है ना, ये इंडियन प्रोडक्ट के लिए है। एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है, ये कहाँ गया, इको मार्क का संचालन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा किया जाता है। एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, कब से ये आए हैं, ये आए हैं 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक, जागरूकता
पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लाया गया। अब आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? वनों को, जो आप अभी कह रहे थे ना कि सारे वन कट जाएंगे अर्बनाइजेशन के लिए, तो सारे वन को क्या कर रहे हैं, खेती हर भूमि में तीव्रता से परिवर्तन। जो जंगल थे उनको खत्म करके, ये भी कैसे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ये लाइन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही तो भूखे लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा भूखे लोग होंगे तो कृषि ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ गई है। एग्रीकल्चर डिमांड बनी है तो जो जंगल थे उन जंगलों को काट काट के क्या बना दिया हमने, खेत बना दिया। खेत बना दिया तो जो जंगल में जंगली जीव रहते थे वो बेघर हो जाएंगे। एक साइड इफेक्ट ये है, पहला दुष्प्रभाव। और फिर क्या हो रहा है, खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृत्रिम उर्वरकों का भी अविवेकपूर्ण यूज कर रहे हैं। मतलब हम अभी हमने बात की थी केमिकल्स को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। केमिकल्स यूज करने से भी वही हमने जो पढ़ी, फूड चेन पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और इस तरह से जो है पूरा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है इतना? बताइए माइक ऑन करके। क्या क्वेश्चन क्या था मैम? क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्लियर है इतना, समझ में आ गया सभी को, ये पूछा था। अब शहरीकरण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है? हर जगह बेस में आएगी आपकी जनसंख्या वृद्धि। शहरी जनसंख्या घनत्व में तीव्र वृद्धि, स्थानीय संसाधनों पर गहन दबाव। स्थानीय मतलब जो हमारे आसपास जितने भी रिसोर्स हैं उन पे क्या है, अब वही है कि एक अनार है और 100 बीमार है, तो अब वो अनार किस किस के पास जाएगा, ये हो गया। और तीव्र जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का मतलब ये है, ये एक कमरा है मान लीजिए, इसमें पहले लोग ऐसे रहते थे, सिर्फ 4 लोग थे, बहुत सारा एरिया सबके पास, सफिशिएंट एरिया था सबके पास में, श्वास लेने के लिए बहुत जगह थी। अब क्या हो गया इसमें इनके और इनके बढ़ गए, इनके और हो गए इनसे, मतलब लोग ज्यादा हो गए, एरिया कम हो गया। अब एरिया के कम होने से क्या होगा, सभी चीजों की क्या हो गया, लोग कम लोग थे तो चीजें ज्यादा थी, सबको ज्यादा ज्यादा मिल रही थी। अब लोग ज्यादा हो गए तो चीजें क्या होंगी, रिसोर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, सबको बंटवारा। अब जहां बंटवारा होने लगता है वहां संघर्ष होने लगता है, कि आजीविका के लिए संघर्ष। हम बहुत आजकल मतलब बहुत कॉमन सी चीज है, हम योग वाले ही हैं तो हम उसी को देख लें कि अगर एक वैकेंसी निकलती है योग की तो उस पे कितने लोग आते हैं अप्लाई करने, देखा होगा आपने। अभी तो आप लोग कुछ लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन से भी जुड़े होंगे, तो हम लोग देखते हैं, यानी ठीक है योग को छोड़ के कहीं भी हम देखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, एक वैकेंसी के लिए 100 से ज्यादा, आजकल तो हजारों लाखों लोग वैकेंसी के लिए एक एक के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? जी मैम, होता है। जो मतलब पीएससी है या आईएएस जैसे एग्जाम है, इसकी 200 300 ऐसी पोस्ट बस निकलती है और 5 लाख 7 लाख 10 लाख कैंडिडेट इसका फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, मतलब फिर वो बट जाते हैं, क्राइटेरिया उनका कम ज्यादा होता जाता है, मतलब 1/3 लेके चलते हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोग वो आखिरी तक रखते हैं। इंटरव्यू में एक पोस्ट के लिए 3 लोग पहुंच, लेकिन जो एकदम प्रीलिम्स होता है उसमें लाखों लोग भरते हैं। तो ये सब क्यों है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब संसाधन कम लोग ज्यादा, इसका क्या हो रहा है, उपजाऊ भूमि का निवास स्थान में तीव्रता से परिवर्तन। अब क्या हो गया, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले की स्लाइड में, पहले जंगल काटे, जंगल को खेतों में बदल दिया, अब क्या कर दिया उनने, अब जो खेत बनाए थे अब उस खेत में घर बना लिया, अब खाने को भी नहीं बचना है, रिसोर्स कम हो रहे हैं ना।
खेती वाले भी, तो अब छतों पे खेती हो रही है। कई लोगों को देखा है कि छत पे खेती करते हैं या अपने घर में कमरे में भी कर लेते हैं। आजकल किचन गार्डन चल रहे हैं। हवा में, पानी में अलग अलग टाइप से अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं ताकि भूखा ना मरना पड़े। निकटवर्ती खाद्यान्न संकट, लेकिन जब उसके लिए भी जगह नहीं बचेगी तो पूरा ही क्या होगा? लूमिंग फूड क्राइसिस। ऑन डोर संकल्पना, हम लोग मतलब क्या हो रहे हैं कि सब चीज हमको घर में मिले, हाथों में मिले, इस पे हम ज्यादा वो हो रहे हैं। तो हम क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक दुष्प्रभाव पड़ेगा कि हम घर में बैठने के आदी हो जाएंगे। हम बाहर निकलना छोड़ देंगे। बाहर नहीं निकलेंगे तो धूप, पानी, ये सब चीजें जो नेचुरल है, हमारे बॉडी को सब चीजों की जरूरत है, वो हमें नहीं मिलेगी। तो हम खुद कई तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। शहर के बीच अति निकट उद्योग स्थापना, हम जहाँ रह रहे हैं अभी वहां से दूर है, लेकिन फिर क्या होगा जब जगह ही, स्थान ही नहीं बचेगा, प्लेस नहीं रहेगा, तो घर के आसपास ही फैक्ट्रीज लगेंगे और फैक्ट्रीज के लगने से दिन भर शोरगुल रहेगा, शोर शराबा रहेगा। तो हमारी ना रातों की नींद बचेगी, ना दिन का चैन बचेगा। तो हमारा कुल मिला के हमें एक दूषित स्वास्थ्य मिलेगा, हम अस्वस्थ रहेंगे फिर। और तीव्रता से बढ़ता हुआ वायु जल एवं मृदा प्रदूषण रहेगा। कहाँ से आएगा? ये इंडस्ट्रियों से आएगा। ये भी हमको बीमार करेगा। तो नुकसान ही नुकसान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मेघ बीजन, ये कभी सुना है आपने? किसी ने भी नहीं सुना? हाँ या नो ना मैम। कुछ? हाँ, नो मैम। ठीक है। मेघ बीजन का मतलब है आर्टिफिशियल क्लाउड बना लेना। हम आजकल कुछ भी कर सकते हैं। प्रकृति जो अपने आप से करती है वो सही करती है, और हम उस प्रकृति के बनाए हुए नियमों को, या उसने जो अपने सब दिन डिसाइड कर रखे हैं, जो टाइम पीरियड्स फिक्स डिसाइड कर रखे थे, हमने उसमें छेड़छाड़ करके उसको बिगाड़ दिया। ये जो अभी आया, मतलब ये जो बाढ़, भूकंप और बहुत सारी नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, उसका कारण क्या होता है? ये कारण होता है कि उसकी जो व्यवस्था है उसके साथ में छेड़छाड़ करना। ये चाइना बहुत ज्यादा करता है ये वाला काम। अभी लास्ट ईयर ही एक रिपोर्ट में आया था, उसने 500 टाइम्स नेचुरल जो चीजें होती हैं या उसके साथ छेड़छाड़ करके, यही जो मेघ बीजन है, कृत्रिम वर्षा उसने कराई है। अलग अलग टाइप से उसने लगभग 500 से ज्यादा चीजें ऐसी की हैं जो एबनॉर्मल है। प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ की। और अभी हम सब ने देखा है, लगभग 3 साल तक हम सब परेशान रहे, पूरी दुनिया परेशान रही। कौन सी बीमारी से? कोविड। कोविड मैम। वो भी किसकी देन थी? चाइना की देन थी। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मैन बनने से भी क्या होता है, इंसान का दिमाग फिर वही है। एक सीरियल आता था शक्तिमान, याद है किसी को? कोई है ऐसा जिसने देखा हो शक्तिमान? जी मैम, जी मैम। है ना? शक्तिमान में दोनों के गुरु एक ही थे। एक ने अच्छी चीज ले ली और दूसरे ने उसी विद्या का दुरुपयोग कर लिया। उसका दिमाग ऐसा गलत राह पे चला गया, तो उसने फिर सारी दुनिया में तबाही मचाने का ठेका ले लिया। तो ऐसा ही है कि सुमति और कुमति सब जगह होती है। रामायण जी में भी लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। बहुत सारी विपत्तियां होती है वहां पे। ये एक मतलब इसका है टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव एनवायरनमेंट पे। और क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल रेनफॉल, नकली सिर्फ ना क्लाउड बना है, बारिश भी करा ली है नकली। और नकली बारिश के साथ साथ फिर क्या हो रहा है? कृत्रिम ओलावृष्टि, यानी आर्टिफिशियल हेलस्टॉर्म। ये भी सब काम हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा।
और कोविड भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही है। उसको हम क्या बोलते हैं, कई कंट्रीज ने, कई साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है जैविक अटैक। जैविक अटैक है वो पूरी दुनिया के ऊपर, बायो अटैक। आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव और कैसे हो रहा है। नदियों एवं जलाशयों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक क्षेत्र की जल निमग्नता, मतलब सब मर्जेंस ऑफ नेचुरल एरिया। जो लैंड एरियाज थे वो सब क्या हो रहे हैं, जल में डूबते चले जा रहे हैं। और एक हम ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ रहे हैं जो, वो इसमें ऐड नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो बर्फ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े माउंट्स हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी बर्फ जो है वो पिघलती जा रही। उससे भी ये हो रहा है कि जो लैंड एरिया है वो पानी में डूबता चला जा रहा है। ठीक, अब एक ही पिक्चर में आपको सारी झांकी नजर आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या संबंध है पर्यावरण के और मानव के, और मानव पर्यावरण से क्या ले रहा है, पर्यावरण मानव को क्या दे रहा है। प्रकृति ने हमको सन दिया, सूर्य दिया, प्रकृति ने हमको नदियां दी, पानी दिया, प्रकृति ने हमको वर्षा दी, प्रकृति ने हमको हरे भरे पेड़ पौधे दिए भोजन के लिए, दूसरे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मिट्टी दी अन्न उगाने के लिए, और आकाश दिया, हवा दी। ये सब प्रकृति ने हमको दिया। और हमने क्या दिया प्रकृति को, हम ये काला धुआं दे रहे हैं प्रकृति को। उस हवा के बदले हम ऐसी काला धुआं दे रहे हैं। हम मिट्टी में जहरीले पदार्थ रसायनों के रूप में मिलाते जा रहे हैं। हम अपनी सारी गंदगी, कूड़ा करकट स्वच्छ पानी में फेंकते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। और पेड़ों को हमने काट काट के खत्म कर दिया। ये हमने प्रकृति को दिया। ठीक, ये प्रकृति और मानव के बीच के संबंध है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव के बीच संबंध पहले कैसे थे। वो जो एक टेबल सबसे पहले ही हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग बताइए कहाँ से शुरुआत हुई। रोल जो बताए थे मैंने, रोल क्या क्या रहा है मानव का और पर्यावरण से संबंध, मतलब वो कौन कौन सा मानव कहलाया। कौन आंसर करेंगे, और बाकी सब लोग मैसेज करके हैंड रेज कीजिए। और बाकी सब लोग, जी सौरभ जी, बाकी लोग मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मैम सबसे पहले हंटर ए रहा था मैम, मतलब जो है हम एनिमल्स का शिकार करके खा देते हैं। और रिलेशन था एलिमेंट्स ऑफ, रिलेशन था और भौतिक मानव रहते थे मैम, फिजिकल मैन। फिर जी। उसके बाद आया मैम पशुपालन, मतलब पशुपालन ए रहा था मॉडिफाइड, रूपांतरण हुआ। फिर सोशल, सामाजिक हुए, जो उस समय मैम जो पशुपालन तो सोशल मैन हो चुके थे। फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। फिर जो है मनुष्य जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, देखिए सीन चेंज मेकर हो गया वो। क्या क्लास है धन्यवाद। और फिर उसका मॉडिफायर, फिर उसके बाद जो है मैम हमने उसके बाद इकोनॉमिकल मैन स्टार्ट हुए। फिर टेक्नोलॉजिकल एरा आ गया, और फिर मैम डिस्ट्रॉय कर दी, और टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, कृषि से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या क्या पड़ता है। पूजा भारती जी बताइए, एग्रीकल्चर से कैसे इफेक्ट होता है। जस्ट मैम रिपीट करना एक बार क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से कैसे इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट नेगेटिवली।
वो संसाधनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, ये वाला पूछना चाह रहे हैं। नहीं, कृषि यानी एग्रीकल्चर से क्या नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे मैम हैं? तो एग्रीकल्चर के बाद वो जो हम उसके काटने के बाद वो जो पराली वगैरह जलाते हैं, हम्म। उससे जो पोल्यूशन होता है, तो उससे हम्म। हमारा क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है। और हम्म। जो उसका कचरा हम प्रवाहित करते हैं, तो उससे हम्म। भी हमारे नदियों पे इफेक्ट लाभी जी, पड़ता आप बताइए। है। मुझे एक बार यस मैम। लेफ्ट कर दूं मैं? हाँ मैम हाँ ठीक। इसका ये जो हमने एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट पे ऐसा इफेक्ट पड़ा कि जैसे हम ज्यादा अनाज हो उत्पन्न हो तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। और हम्म। उसके बाद हम उसमें जो पेस्टिसाइड्स है उनका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। हम्म। और जो अ, फूड और चेन भी हमारी जो है हाँ वो फूड पूरी चेन फैल आपने गई। बताया था। और हम्म। बहुत बढ़िया। चलिए, सबने बहुत अच्छे से आंसर किए। इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे कल। तो अब हम